हेलो कक्षा 8 के विद्यार्थियों, विषय विज्ञान में हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 घर्षण के बारे में। आगे हमने देखा कि घर्षण किस प्रकार हानिकारक होता है और घर्षण हानिकारक है फिर भी अनिवार्य होता है। आगे हम पढ़ेंगे घर्षण को बढ़ाना या घटाना। हम घर्षण को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, किस प्रकार, तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले अनुभाग में आपने देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण वांछनीय होता है। हमने आगे वाले वीडियो में देखा था कि घर्षण जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है ना। हर बार वह नुकसान नहीं करता, वांछनीय होता है मतलब ज़रूरी होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूतों की तली खांचेदार क्यों होती है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं, जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। जब भी आप जूते खरीदने के लिए बाज़ार जाते हो तो तरह तरह के जूते देखते हो। किसी में बड़ी खांचे बनी हुई होती है, किसी में छोटी खांचे बनी हुई होती हैं। तो ये खांचे क्यों बनी हुई होती है? आप जानते हैं कि हम जब भी चलते हैं तो हर वक्त सतह जो होती है वो कभी खुरदुरी होती है, कभी चिकनी होती है, तो कहीं ढलान होती है। तो हमें जब भी कहीं ऊपर की ओर चढ़ना होता है, तो जब भी हमें चलना होता है और सुरक्षित रहना होता है, तो हमारे जूतों में बनी ये जो खांचे होती हैं वह फर्श के साथ पकड़ बना के रखती हैं, जिससे कि हम कहीं से फिसल ना जाएं। तो अब समझ में आया आपको कि ये खांचे ये कोई डिज़ाइन नहीं है, लेकिन हमें फिसलन से बचाने के लिए हमारे फर्श के साथ पकड़ बनी रहे इसलिए बनाई जाती है। ये जो खांचे हैं वह बनाने से क्या होता है, हमारी पकड़ फर्श के साथ अच्छी तरह बनती है, ठीक है, और घर्षण बल ज़्यादा पैदा होता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार ट्रकों तथा बुलडोज़रों में टायर भी खांचेदार होते हैं। आपने कभी ट्रैक्टर, ट्रक, कार, स्कूटर, आपकी साइकिल, इसके टायर देखे हैं? उनमें भी खांचे बने हुए होते हैं। तो आपने यह कभी सोचा है कि ये जो खांचे होते हैं वो क्यों होते हैं? तो अब तो हमें पता है कि खांचे जो हैं वो पकड़ बनाने के लिए होते हैं। वाहनों में बने हुए खांचे सड़क के साथ उनकी पकड़ अच्छे से बना कर रखते हैं। इसीलिए खांचे, जब भी हम ब्रेक लगाते हैं या गाड़ी को स्टार्ट करना होता है, मतलब गाड़ी रनिंग में लानी, गति में लानी होती है या उसकी दिशा बदलनी होती है, तो खांचे हमें सड़क के साथ जो पकड़ बनाए हुए होते हैं उनसे आसानी होती है। स्वचालित वाहनों, जैसे स्वचालित वाहन मतलब हम खुद चलाते हैं, जैसे कार है, स्कूटर है, आपकी साइकिल है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। चलिए, आपने ब्रेक मारी, ठीक है, आपने ब्रेक मारा, लीवर खींचा, तो ब्रेक लग कैसे गई? आपने कभी ये सोचा है? कभी इस तरह से अपने हाथों को ब्रेक को खींचकर, ब्रेक का लीवर खींचकर आपने ये देखा है कि क्या प्रक्रिया होती है? जब भी आप ब्रेक लगाते हो, वायर से जुड़ी हुई हमारे टायर की रिम के पास रबड़ बैंड होते हैं, छोटे छोटे काले काले। जैसे ही हम ब्रेक को लगाते हैं, वो रबड़ बैंड हमारे टायर के रिम के साथ, जो अंदर स्टील की रिंग होती है ना, उसके साथ चिपक जाती है और क्या करती है? घर्षण पैदा करती है। घर्षण पैदा करने के कारण वो रिम जो है, जो गति कर रही थी, गोल गोल घूम रही थी, वो अचानक से रुक जाती, वो आगे की तरफ बढ़ ही नहीं पाती। तो इस प्रकार ब्रेक कार्य करती है। परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ते हैं। अब तो कबड्डी हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है, बीच में थोड़ी गुम हो गई थी, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी टूर्नामेंट होती है और आप लाइव में देखते हो, है ना, और मैंने बच्चों को खेलते हुए भी देखा है। तो जब भी हम कबड्डी खेलते हैं, आप लोग कबड्डी खेलते हो, तो सामने वाले मैदान से आए हुए जो खिलाड़ी होते हैं उनको रोकना होता है ना। तो आप उसको पकड़ेंगे, अगर वो आप पसीने वाले हुए, वो पसीने वाला हुआ, तो वो फिसल कर भाग जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम जहाँ मैदान होता है वहाँ से कुछ रेत उठाते हैं और अपने हाथों पर इस तरह से रगड़कर अपने हाथों को खुरदुरा कर लेते हैं, जिससे कि हम पकड़ अच्छे से बना सकें और सामने वाले प्रतिद्वंदी को अपने ही मैदान में पकड़ धर दबोचें, है ना।
इसी तरह से जो व्यायामी जिम्नास्ट होते हैं, जिम्नास्ट आपने देखा होगा जो लंबी कूद होती है, वो जो बांस पर तरह तरह के स्टंट करते हैं, फिर कूदते हैं, तो वो लोग भी अपना हाथ फिसल ना जाएं, इसलिए ऐसी तरह का कुछ रुक्ष पदार्थ लगाते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि हो। यहाँ पर कारण पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है? इस तरह के पदार्थ, रुक्ष पदार्थों हाथों पर लगाने से या रेत को हाथों पर लगाने से घर्षण में वृद्धि होती है, क्योंकि वृक्ष पदार्थ, वृक्ष मतलब खुरदुरे, ठीक है, वृक्ष पदार्थ लगा लेने से घर्षण में वृद्धि होती है। आपको पूछा जाता है कबड्डी के खेल के मैदान में खिलाड़ी अपने हाथों में रेत क्यों लगाता है, तो आपको लिखना पड़ता है कि इससे क्या होता है, वृक्ष पदार्थ, हाथ, रेत जो होती है वो वृक्ष होती हैं और उसे हाथों में लगा लेने से घर्षण में वृद्धि होती है और हम अच्छी पकड़ बना सकते हैं। इसलिए हम खिलाड़ी जो है वो हाथों में रेत लगा लेते हैं। तो आगे हम देखेंगे यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय होता है, यदि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण अवांछनीय, हर जगह पर घर्षण हो ये ज़रूरी नहीं होता, कहीं ज़रूरी होता है, कहीं ज़रूरी नहीं होता, कहीं वांछनीय होता है, कहीं अवांछनीय होता है, तो तब हम क्या करेंगे? अतः हम उसे कम करना चाहेंगे। जैसे हम कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, कैरम तो सब खेलते हैं ना, कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? तो कैरम में ऐसी कुकियाँ होती है बहुत सारी, है ना, काली और सफ़ेद वाली, और एक रानी होती है, और हमें बारी बारी सबको हमारी जो कुकी होती है उन्हें कहाँ नीचे भेजना होता है, यहाँ साइड से। तो अगर हमारी कैरम बोर्ड में रुकता ज़्यादा हो तो कुकी जल्दी से आगे की तरफ खिसकेगी नहीं, है ना। तो अच्छी तरह से खेल खेलने के लिए हम यह जो कैरम बोर्ड है उस पर हम क्या करते हैं, महीन पाउडर छिड़कते हैं। महीन पाउडर छिड़कने से क्या होती है, घर्षण में कमी आ जाती है, ठीक है ना, और फिर हम आसानी से खेल को समाप्त कर सकते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब हम दरवाजे के कब्जों, ये जो चूल्हे होते हैं ना दरवाजे के नकूचे में तेल की कुछ बूंदें डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। कभी कभी चूं चूं आवाज़ आती है या फिर उसको लगाने में बहुत ताकत लगानी पड़ती है। अगर उसमें थोड़ा सा तेल या फिर ऑयल लगा दिया जाता है तो क्या होता है, वो नकुचा जो होता है, हमारा दरवाजे का जो कुंडी होती है, वो आसानी से हम खिसका सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। तो उसके क्या होता है, घर्षण बल कम हो जाता है। क्या लगाने से? स्नेहक ऑयल, स्नेहक तेल लगाने से, ठीक है, स्नेहक को लगाने से, मतलब हम तेल या फिर ऑयल लगा सकते हैं। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक इन मशीनों को गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस देखा है? ना देखा हो तो कहीं गैरेज हो आपके आसपास तो उनको बोलना, बता दें। ग्रीस जो होता है वो मोम की तरह कुछ दिखने वाला पदार्थ होता है। तो वो मशीनों के बीच जो मोटर होती है ना, जो एक दूसरे में घूमती है, तो वहाँ पर लगा देने से क्या होता है, घर्षण में कमी आ जाती है, तो वो लगाते हैं। गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए, घर्षण कम हो सकता है, घर्षण खत्म नहीं हो सकता। घर्षण तो होता है लेकिन वो कैसे होता है, कम हो जाता है। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ उनकी पतली परत बन जाती है। क्या बन जाती है? दो मशीन जो एक दूसरे में घूम रही है तो वहाँ उसकी पतली परत बन जाती है तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। क्यों? तो उनके बीच एक परत होती है, ग्रीस की, तेल की या फिर ग्रेफाइट की, और वो सीधे ही एक दूसरे से नहीं रगड़ते, जिनके कारण उनके बीच में लगने वाला घर्षण कम हो जाता है। क्योंकि इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफ़ी सीमा तक दूर हो जाता है। अंतःबंधन में अंतःपाषण, एक दूसरे में धंसने की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी हद तक क्या होती है, दूर हो जाती है। गति सहज बन जाती है, आसानी से अंदर मोटर जो है हमारी घूमने लगती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहा जाता है। आपको पूछा जाए परीक्षा में कि स्नेहक किसे कहते हैं, तो घर्षण कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं, उदाहरण के तौर पर आप ग्रीस, ग्रेफाइट या स्नेहक तेल, ऑयल को लिख सकते हो। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तेल है थोड़े दिनों में उड़ जाता है और चिकनेपन के कारण
वो क्या करता है, बाहर से जो धूल मिट्टी होती है उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है। इसीलिए तेल को ना लगाने की सलाह दी जाती है। वहाँ पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। वहाँ पर हम ऑयल या ग्रीस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे धूल मिट्टी चिपकने की संभावना रहती है। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, ये जो गद्दी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पंज, एक पतला सा स्पंज का आवरण लगा दिया जाता है। मैंने कंप्यूटर के में देखा है, या फिर वो जो होता है ना वैक्यूम क्लीनर, उनके बीच भी स्पंज को रखा हुआ देखा है। तो मतलब स्पंज लगा लेने से भी घर्षण की मात्रा जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, सतह 1 सतह 2, मतलब 2 मशीनों के बीच चिकनाई जो है, ग्रीस है, ग्रेफाइट है या तेल है। ठीक है, तो वहाँ पर चिकनाई लगा देने से 2 पदार्थों के बीच, 2 पृष्ठों के बीच, 2 मशीनों के बीच अंतः बंधन जो है, अंतः पासन जो है काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे, क्या हम पृष्ठों पर पालिश करके अथवा अत्यधिक मात्रा में स्नेहक पदार्थों का उपयोग करके घर्षण को घटाकर शून्य कर सकते हैं? नहीं, घर्षण जो है कभी समाप्त नहीं कर सकते। कोई पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं हो सकता, उसमें कुछ अनियमितता तो रह ही जाती है। अगर हम कितना भी उनको चिकना करने की कोशिश करें, कितना भी रगड़ के उनको अच्छे से चिकना करने की कोशिश करें, कुछ अनियमितता तो रह ही जाती हैं। आइए आगे देखते हैं। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। जब भी हम बाहर गांव जाते हैं तो इस प्रकार की अटैची लेकर जाते हैं जिनमें पहिए लगे हो, क्योंकि हमारा सामान जो है भारी होता है, उठा कर हम थक जाते हैं। लेकिन ऐसी अटैची हो जिनमें इस तरह से क्या रखा होता है, पैडे है ना, रोलर रखे होते हैं, तो हम आसानी से उनको खींच सकते हैं। मैं तो ऐसी अटैचियाँ ले जाने ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं सामान को उठा नहीं सकती। आप भी ले जाते होंगे। चलिए देखते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाते हैं। तो यहाँ अटैची में जो रोलर लगे होते हैं उसको हम आसानी से क्यों खींच सकते हैं, उनके लिए वैज्ञानिक कारण क्या है ना। हर जगह पर विज्ञान है, वैज्ञानिक कारण क्या है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। उसके लिए है क्रियाकलाप 12.4। यहाँ पर ये देखेंगे कि ये जो रोलर होता है उसमें हम आसानी से सामान को क्यों खींच सकते हैं, ऐसा क्या कारण है। तो बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लेनी है, मतलब गोल, ठीक है, वो जो षटकोण वाली आती है वो नहीं। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए, उनके ऊपर कोई मोटी पुस्तक रखिए। अब पुस्तक को धकेलिए, आप उसको धकेलिए। आप यह पाएंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिल लुढ़कती है। पेंसिल की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहते हैं। कौन सी गति कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन कौन सी गति देखी, एक तो थी स्थैतिक घर्षण, ठीक है, हमने आगे देखा। दूसरा था सर्पी घर्षण, मतलब कोई चलने वाली चीज़ को हम आसानी से धक्का देकर आगे की तरफ खिसका सकते हैं, तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। अब आई लोटनिक गति। अब लोटनिक गति मतलब लोटन करके हम लुढ़कते हैं ना, इस प्रकार लोटनिक गति क्या है। क्या आप यह अनुभव करते हैं कि पुस्तक को सरकाने की तुलना में इस प्रकार गतिशील कराने से घर्षण कम हो गया है। इस तरह से जैसे नीचे हमने रोलर लगा दिया है, आसानी से हम उसको लुढ़का रहे हैं। क्या अपने भारी मशीनों को इनके नीचे लकड़ी के लट्ठे रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हुए देखा है। आज तो जेसीबी कार्य करता है, बड़ी बड़ी वो जो मशीनें आती हैं वो बुला लेते हैं, आसानी से उठाकर उठक पाठक कर देते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे पास ऐसी जेसीबी मशीन नहीं थी, तो हम एक भारी मशीन को अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना चाहते, बड़े से चट्टान को एक जगह से दूसरे जगह खिसकाना चाहते, तो किस तरह से खिसकाते थे हमारे पुराने दादा दादी के ज़माने में। तो वो लोग क्या करते थे, इसे भारी पदार्थों के नीचे, मशीनों के नीचे या बड़े बड़े लट्ठों के नीचे इस तरह से छोटे छोटे गोलाकार लट्ठे रख देते थे,
ठीक है। और वो उनको आसानी से लट्ठों को खिसकाकर आसानी से आगे की तरफ, जिस तरह से मशीन आगे की तरफ खिसकती है तुरंत उसके नीचे एक दूसरा लट्ठा रख दिया जाता है, वो तुरंत आगे की तरफ निकलती है, तुरंत उसके नीचे आगे की तरफ लट्ठे बढ़ाते ही जाते हैं गोल गोल वाले, ठीक है। और इस तरह से मशीनों को आगे की तरफ खिसकाया जाता था या बड़ी सी चट्टानों को आगे की तरफ खिसकाया जाता था। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। तो इस तरह से आप लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं, आपको इसकी परिभाषा मिल गई। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है, एक वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटन जो है, इस तरह लुढ़कना जिसे बोलते हैं, वो घर्षण को क्या कर देता है, कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन कराना सदैव आसान होता है। हम किसी वस्तु को धकेल कर ले जा रहे हैं, उससे अच्छा है कि इस तरह से किसी गोल पदार्थ को उसके नीचे रख दो और उसको लोटन करा दो, तो वो सदैव ही आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। तो समझ गए, हमारी अटैची में नीचे जो रोलर जड़ा होता है, तो हमारी जो अटैची में रखा हुआ पूरा सामान है उसका भार किस पर रख दिया है हमने, वो जो गोल रोलर होते हैं उस पर रख दिया है। तो इस तरह से हम उस सामान को, भारी सामान को आसानी से खींच सकते हैं। क्या अब आप यह समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महत्तम खोजों में से क्यों गिना जाता है। अब हम आदि मानव के ज़माने में पहुँचे, कक्षा 6 में पढ़ गए थे, है ना। सबसे बड़ी महत्तम जो खोज है वो क्या थी, ये चक्र माने पहिए। जब पहिए की खोज हुई तो हमने बड़े बड़े वाहन बना लिए। सबसे पहले तो बैलगाड़ी बना ली थी, जिससे कि हम वाहन है, हम खुद भी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थलांतर आसानी से कर सकते थे। फिर ट्रेन की शोध हुई, हमारी कारों की शोध हुई। मतलब जब हमने चक्र की खोज की, वो सबसे महत्तम खोजों में से एक माना जाता है, क्योंकि तभी से हमारी आदि मानव में से मानव, मतलब हमारी विकास हुआ, हम मानव जाति का विकास हुआ, क्योंकि तभी खोजें हुई, बड़ी बड़ी आविष्कार हुए। क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। अब लोटनिक घर्षण जो होता है वो सर्पी घर्षण से भी कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती है हमारी घर में भी, जो वॉशिंग मशीन होती है, फ्रिज होता है, उसके नीचे क्या लगा कर रखते हैं, उसके नीचे हमें अब नए मशीनों में, नए फ्रीज़र में, नए जो हमारे मशीनें होती हैं उनमें रोलर लगा कर देते हैं, ताकि हम उसको खिसकाएं ना, हम उसको आसानी से लोटन द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मतलब पहले के ज़माने में क्या था, हम धक्का देकर उसको खिसकाते थे, लेकिन अब उसके नीचे हमें पहिए दिए जाते हैं, तो हम आसानी से लोटन द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी पदार्थ को या मशीन को खिसका सकते हैं। छत के पंखों तथा साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच बॉल बेरिंग का उपयोग इसके सामान्य उदाहरण है। बॉल बेरिंग तो आपने देखी ही होगी, बॉल बेरिंग देखी है ना, कुछ इस प्रकार की होती है। आजकल वो जो नया खिलौना निकला था जिसे हम हाथ में पकड़कर गोल गोल घुमाते हैं, क्या कहते हैं उसे, चाइनीज़ खिलौना था, मज़ा आता था उसको घुमाने में। तो उसमें भी बॉल बेरिंग होती थी, और बॉल बेरिंग लगाने से कोई भी जो हमारा चक्र है वो बहुत आसानी से घूमता है। तो पंखों के बीच में, साइकिल के पैडों के बीच में, ये जो धुरी के बीच में, नाभि के बीच में क्या होता है, बॉल बेरिंग होता है। और वे उसका आसान, ये रहा पंखा हमारा है, ये वाला ये पंखा है, ऐसे साइकिलों में आती है, या फिर हमारा वो जो खिलौना है उसके बीच में आती है। हर मशीन में बॉल बेरिंग आती है जो गोल घूमता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये जो लोटनिक वाला मुद्दा है वो समाप्त होता है। अब हम आगे देखेंगे तरल घर्षण के बारे में।
तरल घर्षण। तरल घर्षण माने क्या? तरल माने प्रवाही, ठीक है, या फिर वायु। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है। वायु अत्यंत हल्की होती है, तभी तो हम उसमें आसानी से घूम फिर सकते हैं। फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगाती हैं, ठीक है। फिर भी क्या होता है, वायु जो होती है अत्यंत हल्की होती है, विरल होती है, फिर भी वो घर्षण बल लगाती है। मतलब कभी पवन चलती हो और आप उसमें से आप उसकी विपरीत दिशा से उसकी ओर बढ़ रहे हैं, तो आप देखना आपको किस तरह से रोकती हैं। तो वायु भी हर पल घर्षण बल लगाती है। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। जल में तैरने वाली जो नौका होती है उस पर भी घर्षण बल लगता है। वो जो पानी होता है ना, जल, उसको काट कर नाव को आगे की तरफ सरकना होता है, तो वहाँ पर उसे भी घर्षण बल लगता है। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो अब समझ में आ गया आपको। गैस मतलब वायु और जो द्रव है उन्हें कौन सा नाम दिया गया है? तरलता का नाम दिया गया है, तरल। अतः हम कह सकते हैं कि तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाता है। आप सोचते हो वायु तो हमारे आसपास है, वो थोड़ा घर्षण लगाता है, लेकिन वायु भी घर्षण बल लगाता है, जो आप सालों के बाद देख सकते हैं, ठीक है। और पानी भी घर्षण बल लगाता है। जो भी प्रवाहित पदार्थ है घर्षण बल लगाता है। मतलब तरल पदार्थ घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु को आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। सापेक्ष गति पर, जैसे हवा ज़्यादा चलती है तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। जैसे पानी में लहरें ज़्यादा उठती हैं तो घर्षण बल ज़्यादा लगेगा। मतलब तरलता की सापेक्ष गति पर भी घर्षण बल निर्भर करता है। उसी प्रकार घर्षण बल उसकी आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। आप देखोगे, हमने कक्षा 6 से धारा रेखीय, यहाँ पर देखो, आगे से संकरी, पीछे से संकरी और बीच में चौड़ी। पानी को काटने के लिए मछली का जो आकार होता है वो धारा रेखीय होता है। कैसा होता है? धारा रेखीय, जिससे कि वो पानी को काट कर आगे की तरफ बढ़ जाती है। अगर उसका आकार, नाव का आकार भी देखो, कुछ इस प्रकार होता है ना, आगे से संकरी, पीछे से संकरी, बीच में से चौड़ी। मतलब उसकी आकृति जो होती है वो घर्षण बल पर, कितना घर्षण बल लगता है उस पर कार्य करता है। अगर उसका आकार धारा रेखीय होता है तो घर्षण बल कम लगता है, ठीक है ना, क्योंकि पानी को काटकर वो आगे की तरफ बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि जब किसी तरल में गति करती है वस्तुएं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है ना। हर वस्तु की ऊर्जा में क्षय होता है। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। आपके विचार से वैज्ञानिकों को इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में कहाँ से संकेत प्राप्त हुआ होगा? तो आप देखते हो विमान जो है वो पंछी की तरह है। देखा आपने, पंछी का आकार भी धारा रेखीय होता है। पंछी भी जब उड़ता है तो वो अपनी पूंछ के साथ अपने पैर भी पीछे की ओर फैला लेता है और अपनी पंख को हिलाकर आगे की तरफ जोर लगाकर बढ़ता है। जोर लगाकर माने उसकी ऊर्जा का व्यय होता है, उसको भी हवा को काट कर आगे की तरफ बढ़ना होता है। उसकी जो गर्दन होती है वो संकरी होती है, उसकी पूंछ और पीछे का भाग भी संकरा होता है, तो वो पवन को काट के आगे की तरफ बढ़ता है। उसी तरह मछली के बारे में, जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो जितनी भी हमारी वैज्ञानिक जो वस्तुएं हैं जिनकी शोध की गई थी, उनके लिए जो उनकी आकृति है, तो उनको बारे में उनको संकेत कहाँ से प्राप्त हुए? प्राणियों से, मछलियों से,
पंछी कैसे हो, वैज्ञानिकों ने सोचा पंखी कैसे उड़ता है, मछली कैसे तैरती है, वो किस तरह से आसानी से हवा को काट लेते हैं, या किस तरह से वो पानी को काट कर आगे की तरफ गति करती है। तो उन्हीं के आधार पर मछली की आकृति को संकेत मानकर उन्होंने नाव की आकृति बनाई। आगे से संकरी, पीछे से संकरी, बीच में से चौड़ी। बड़े बड़े जहाज़ों का आकार भी वही है, आगे से तो संकरा ही है, वो काट के पानी को चलता है ना। तो वास्तव में उन्हें ये संकेत प्रकृति से मिले। पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ है कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम होता है। ऊर्जा का व्यय तो होता है, लेकिन कैसा? कम। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 7-6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक देखिए। क्या आप उसकी आकृति तथा किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता पाते हैं? वास्तव में सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण कम हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये वायुयान है, आगे उड़ता हुआ पंछी है। क्या आप देख सकते हो कि दोनों की आकृतियाँ समान हैं? किस प्रकार है? धारा रेखीय है ना। तो यहाँ पर हमारा जो अध्याय है वो समाप्त होता। यहाँ पर जो प्रमुख शब्द है दिए गए हैं वो आपको लिख लेने हैं। जैसे बॉल बेरिंग, तो आज पापा को बोलना, पापा आपके पास बॉल बेरिंग हो तो मुझे बताओ, या फिर किसी गैरेज वालों के यहाँ चले जाओ, वो आपको बताएगा कि बॉल बेरिंग कैसी होती है। कर्षण माने घर्षण, तरल घर्षण माने द्रव और वायु जो होते हैं वो तरल घर्षण करते हैं। घर्षण माने दो पृष्ठों की अनियमितता के बीच लगने वाला घर्षण, ठीक है ना। अंतःबंधन मतलब दो अलग अलग पृष्ठ एक दूसरे में उनकी जो अनियमितता वो धंस जाती है, तो उसको अंतःबंधन कहते हैं। स्नेहक, जो घर्षण कम करने के लिए जो ऑयल है, ग्रीस है या ग्रेफाइट है उसका इस्तेमाल होता है, उसे स्नेहक कहा जाता है। लोटनिक घर्षण किसे कहते हैं? तो लोटन जो कराते हैं हम लोग, उनको लोटनिक घर्षण कहा जाता है। सर्पी घर्षण, चलती हुई गाड़ी को धक्का मारना आसान होता है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं। किसी रुकी हुई गाड़ी को धक्का देने की शुरुआत करने को स्थैतिक घर्षण कहते हैं, क्योंकि वो रुकी गाड़ी थी, अब उसको धक्का देंगे तो वो स्थैतिक घर्षण है। तो यहाँ पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। आपको 2 बार यह वीडियो सुनना है और समझना है। जय हिंद।